आज युद्ध का 34वां दिन है और रूसी हमले यूक्रेन पर लगातार जारी हैं। मारियोपोल और खार्किव में फिर से रूस ने अपने हमले तेज कर दिए। हर तरफ तबाही, जीतने के जुनून में जिंदगी की हार। जो शहर थे वो अब खंडहर बन चुके हैं। कहानी कुछ ऐसी है, सड़कों पर अब लोग नहीं बल्कि तबाही मचाते टैंक दौड़ते दिख रहे हैं। ये तस्वीर मारियोपोल से आई है। शहर लगभग तबाह हो चुका है, लेकिन वार और पलटवार अब भी जारी है। मारियोपोल में रूस के सैनिकों अजोव मिलिटेंट से सीधी टक्कर मिल रही है। वो रूस के टैंकों को निशाना बना रहे हैं। रूस की सेना हर शहर और यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर अपना कब्जा जमाने के लिए लगातार गोलीबारी कर रही है। निशाना चाहे सड़क पर लगाना हो या फिर गहरी खाई में, रूसी सेना कोई मौका नहीं छोड़ रही। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रूसी सेना यूक्रेन की सेना के एक टारगेट को तबाह करती दिख रही है। मारियोपोल को पूरी तरह तबाह करने के बाद रूस की सेना के निशाने पर खार्किव है। एक के बाद एक हमले से शहर अब खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। खार्किव के गवर्नर ने दावा किया है कि रूस की सेना ने पिछले 24 घंटे में शहर पर 1-2 नहीं बल्कि 200 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। खार्किव में रूस की सेना के निशाने पर स्कूल भी है। तबाही के बाद इन स्कूलों में सिर्फ मलबा ही रह गया है। कुछ लोगों ने इस स्कूल में शरण ले रखी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ भी मिसाइल उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। ऐसे ही एक स्कूल में मलबा साफ करने के लिए शिक्षक, छात्र और उनके माता पिता पहुंचे। यूक्रेन ने दावा किया है कि सिर्फ मारियोपोल में ही 5000 लोग मारे गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। साथ ही वो रूस पर प्रतिबंध बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं ताकि उसके हमलों को थामा जा सके। Відштовхують від Києва. Проте все ж зарано говорити про безпеку в цій частині нашої області. Бойові дії тривають. Російські війська утримують під своїм контролем північ Київщини, мають ресурси і живу силу. Намагаються відновлювати розбиті підрозділи. यूक्रेन को दुनिया भर से मदद मिलने का सिलसिला भी जारी है। फ्रांस की तरफ से फायर फाइटिंग और रेस्क्यू इक्विपमेंट की एक खेप यूक्रेन पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच आज बातचीत होनी है और बातचीत होगी टर्की में, इस्तांबुल में। 2 हफ्ते बाद दोनों के बीच ये बातचीत हो रही है। बातचीत से पहले क्रेमलिन की तरफ से बयान आया है। कहा गया है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच कोई बैठक की योजना नहीं है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि शर्तों के साथ हमें तटस्थता पर विचार हम करने के लिए तैयार हैं, हम न्यूट्रल रहने को विचार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें भी हैं। सवाल यह है कि क्या इस बातचीत के जरिए ये युद्ध रुक पाएगा। दोनों देशों के बीच ये बातचीत 1 महीने से ज्यादा हो गया है। युद्ध को चलते हुए बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है और अब बातचीत। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। एक तरफ युद्ध जारी है, दूसरी तरफ सुलह की कोशिशें भी चल रही हैं और इसी की अगली कड़ी की शुरुआत आज होने वाली है। आज फिर रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि बातचीत की टेबल पर आमने सामने बैठकर युद्ध को थामने का रास्ता तलाशेंगे। हालांकि बैठक से पहले दोनों देशों का अंदाज बता रहा है कि बातचीत से उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं। यूक्रेन जल रहा है, रूस नहीं संभल रहा है। बातचीत की कोशिश जारी है, लेकिन फिलहाल समाधान दूर दूर तक निकलता नहीं दिख रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चढ़ते तनाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 हफ्ते बाद भी बातचीत की मेज पर आज बैठने में भी दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद टर्की की राजधानी इस्तांबुल में होने वाली बैठक को 1 दिन के लिए टाल दिया गया। बातचीत से पहले ही क्रेमलिन के प्रवक्ता का बयान आया है कि इस्तांबुल में वार्ता के बाद पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच बैठक की कोई योजना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस यूक्रेन वार्ता में अब तक कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं हुई है।
हालांकि रूस के साथ बातचीत से पहले ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि शांति के लिए वो जल्द तटस्थता का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए उनकी 2 शर्तें भी हैं। पहली शर्त ये कि समझौते पर किसी तीसरे पक्ष को गारंटी देनी होगी और जनमत संग्रह भी रखना होगा। Гарантёры ничего подписывать не будут, если у нас стоят войска. Почему я считаю, что войну можно быстро закончить и тянет только Путин и его окружение. Вот. Потому что никакой гарантер, какой Джонсон, Байден, кто сядет, Дуда, кто сядет, Эрдоган, кто сядет о чем-то говорить, если стоят войска? Кто что-то подпишет? Ничего не будет. ज़ेलेंस्की को रूस के साथ चल रहे महायुद्ध के विश्व युद्ध में बदलने के आसार भी दिखने लगे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर रूस उनके देश से बाहर नहीं हो जाता है तो तीसरा विश्व युद्ध तय है। Сегодня за этот месяц глобальный, исторический, культурный произошел раскол. Глобальный. Да не просто война, это, в общем, я считаю, что все гораздо хуже. Вот. वैसे यूक्रेन के सैन्य खुफिया विभाग के प्रमुख किरिलो बुडानोव ने अंदेशा जताया है कि पुतिन उत्तर और दक्षिण कोरिया की तरह यूक्रेन को 2 हिस्से में बांट सकते हैं। रूस ने जब क्रीमिया पर कब्जा किया था, 8 साल पहले भी इस तरह की चर्चा जोर पकड़ी थी कि क्या यूक्रेन का विभाजन मुमकिन है। आखिर पुतिन की मंशा क्या है? पुतिन युद्ध को लंबा क्यों खींचना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब किसी को पता नहीं है, लेकिन शायद पुतिन फिलहाल यूक्रेन की किस्मत का फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। ज़ेलेंस्की को अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का समर्थन भी हासिल है, इसलिए महायुद्ध के फाइनल फैसले के लिए कुछ वक्त और इंतजार करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लगातार खबरें आ रही थी कि रूस केमिकल अटैक कर सकता है। अब अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर आई है जिससे इस बात का अंदेशा और बढ़ गया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक कीव में बातचीत करने गए यूरोपीय फुटबॉल क्लब चेल्सी के मालिक रोमन अब्रामोविच को जहर दिया गया था। पूरी रिपोर्ट देखिए। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच महासंग्राम जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ सुलह की कोशिश भी की जा रही है ताकि महाविनाश को रोका जा सके। हालांकि कामयाबी अब तक दूर ही है। शांति की कोशिश करने वाले इन लोगों में फुटबॉल क्लब चेल्सी के मालिक रोमन अब्रामोविच भी शामिल हैं। लेकिन अब जो बड़ा खुलासा हुआ है वो शांति कायम कराने की कोशिशों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या केमिकल अटैक शुरू हो गया है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुलासा किया है कि मार्च की शुरुआत में रूसी अरबपति अब्रामोविच और यूक्रेनी शांति वार्ताकारों को कीव में हुई बैठक के बाद जहर दिया गया था। अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि अब्रामोविच और यूक्रेन के दोनों वरिष्ठ वार्ताकारों में आंखें लाल होना, लगातार दर्द होना, चेहरे और हाथ की त्वचा छिलने जैसे कई लक्षण दिखाई दिए थे। इन लोगों में यूक्रेनी राजनेता रुस्तम उमेरोव भी थे। रिपोर्ट के मुताबिक जहर का असर इस हद तक था कि अब्रामोविच को कुछ घंटों के लिए कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें टर्की के एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराना पड़ा था। सूत्रों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि उन्होंने मॉस्को में बैठे कट्टरपंथियों को संदिग्ध जहरीले हमले को जिम्मेदार ठहराया, जो युद्ध को समाप्त करने के लिए हुई वार्ता को बर्बाद करना चाहते थे। हालांकि सूत्रों के मुताबिक राहत की बात यह है कि अब्रामोविच और बाकी सदस्यों की हालत में सुधार हुआ है। केमिकल वेपन एक्सपर्ट्स के मुताबिक 3 मार्च के हमले में इस्तेमाल की गई जहर की खुराक और उसका टाइप जिंदगी के लिए खतरा पैदा करने के लिए काफी नहीं था और इसका मकसद पीड़ितों को डराने के बजाय स्थानीय नुकसान पहुंचाने का था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस और यूक्रेन में भले ही युद्ध हथियारों से लड़ा जा रहा है, लेकिन रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन के समर्थन में यूरोपीय देश लगातार आर्थिक घेराबंदी कर रहे हैं। अब G7 ने साफ कर दिया है कि रूस को पेमेंट रूबल में नहीं करेगी। युद्ध में हथियारों के बाद अब शुरू होगा करेंसी वॉर। अब अपनी करेंसी रूबल पर रूस का आर पार। G7 के खिलाफ क्या पुतिन लेंगे कोई बड़ा एक्शन? जी हां,
युद्ध में एक लड़ाई तो हथियारों से लड़ी जा रही है, तो दूसरी लड़ाई इकोनॉमी के मोर्चे पर भी हो रही है। यूक्रेन पर हमले की कीमत रूस और यूक्रेन दोनों भुगत रहे हैं। नुकसान दोनों देशों का हो रहा है और ये नुकसान केवल जान का नहीं बल्कि हर मोर्चे पर हो रहा है। दुनिया भर से पाबंदी की मार झेल रहे रूस की करेंसी रूबल में अब तक भारी गिरावट आ चुकी है। ऐसे में रूबल को मजबूती देने के लिए रूस ने एक रणनीति बनाई, लेकिन अब वो रणनीति फेल होती दिख रही है। दरअसल रूस ने G7 के देशों के सामने गैस की सप्लाई के बदले रूबल में पेमेंट करने की मांग की थी, लेकिन अब G7 ने ऊर्जा आयात के लिए रूबल में भुगतान की रूस की मांग को खारिज कर दिया है। जर्मनी के ऊर्जा मंत्री रॉबर्ट हेबेक का कहना है कि G7 के सभी ऊर्जा मंत्री इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि रूस से ऊर्जा संसाधन के आयात के लिए रूबल में भुगतान करना मौजूदा अनुबंधों का एक तरफा और स्पष्ट उल्लंघन होगा। जर्मनी के ऊर्जा मंत्री रॉबर्ट हेबेक यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि रूबल में भुगतान करना मंजूर नहीं किया जाएगा। हम प्रभावित कंपनियों से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर की मांग का पालन नहीं करने का आग्रह करेंगे। हेबेक ने G7 देशों के ऊर्जा मंत्रियों के साथ एक ऑनलाइन बैठक के बाद ये बातें कही। हालांकि G7 के फैसले के बाद रूसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूसी प्रवक्ता दिमित्रो पेस्कोव ने कहा, हम स्पष्ट रूप से मुफ्त में गैस की आपूर्ति नहीं करेंगे, मतलब रूबल में पैसे नहीं मिलेंगे तो बात और बिगड़ सकती है। इससे पहले स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री जेनिस जानसन ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि यूरोप में कोई जानता भी है कि रूबल कैसे दिखते हैं। कोई भी रूबल में भुगतान नहीं करने वाला। मतलब साफ है कि यूरोपीय देशों की ओर से रूस की घेराबंदी जारी है। यूक्रेन पर हमले के बाद दुनिया के कई देशों ने, खास तौर पर यूरोपीय देश और अमेरिका ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए। इसका असर ये हुआ कि रूस की करेंसी में ऐतिहासिक गिरावट आई और दुनिया भर में रूबल की साख घटी। पुतिन गैस की पेमेंट रूबल में करवाकर फिर से रूबल को मजबूती और उसकी विश्वसनीयता बढ़ाना चाहते थे। हालांकि यहाँ ये समझने वाली बात है कि रूस से बड़े पैमाने पर यूरोपीय देशों का गैस और एनर्जी के दूसरे सोर्स की सप्लाई की जाती है, और अगर रूस ने ये बंद किया तो यूरोपीय देशों को भी मुश्किल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.